हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कॉन्क्वेंस सॉन्ग और उसके सर्वेंट की डेथ ऑलरेडी प्रिजन में हो गई थी एंड मिनिस्टर सॉन्ग को उनके क्राइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। इसके बाद से पैलेस में सब कुछ काफ़ी नॉर्मल चल रहा था। कोई भी पर्सन किसी के भी खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा था। विंग की प्रेगनेंसी को लगभग 4.5 मंथ का टाइम हो गया था। उसकी बेली शो होने लगी थी एंड इसलिए विंग ने लूज रोप्स पहनना स्टार्ट कर दिया था जिससे उसका बेबी बम्प विजुअल ना हो। पर यह सिर्फ कुछ वीक्स के लिए पॉसिबल था एंड उसके बाद विंग भले ही कितने ही लूज रोप्स क्यों ना पहन ले, उसकी बेली शो होने लगेगी एंड उसके बाद विंग जो इतना कंफर्टेबली गार्डन में वॉक करने जाता है वो पॉसिबल नहीं होगा। विंग ने ऑलरेडी ट्रेनिंग करना और कोर्ट को अटेंड करना काफ़ी टाइम पहले बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ अपने चैम्बर्स में आराम करता था, मेडिकल्स की बुक पढ़ता था एंड गार्डन में टहलने जाता था। और कभी कभी वो क्वीन मदर से मिलने या फिर उसके पेरेंट्स उससे मिलने आया करते थे। विंग की मॉर्निंग सिकनेस भी कुछ दिनों से बेटर हो गई थी, पर अभी भी कुछ स्मेल्स थे जो उसकी मॉर्निंग सिकनेस को ट्रिगर कर देते थे एंड उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फूड थी। विंग को कभी कभी ऐसे फूड की क्रेविंग्स होती थी जो उस टाइम पीरियड पे मिलना इम्पॉसिबल था एंड उसे काफ़ी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता था। पर वांग जी इस पूरे टाइम विंग के साथ था एंड उसका हर चीज़ में सपोर्ट करता था। कई बार विंग के मूड स्विंग्स ऐसे हो गए थे जब वो एकदम से वांग जी पर एंग्री हो जाता था एंड उसके बाद वो खुद ही गिल्टी फील करके क्राई करने लगता था। पर वांग जी उस टाइम भी हमेशा विंग के साथ रहता था एंड उसे कंसोल करता था कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। एंड जब उसके बाद फाइनली विंग के इमोशंस कुछ स्टेबल होते थे तो फिर से वांगजी पे गुस्सा होता था कि ये सारी गलती वांगजी की है। वो उसी की वजह से प्रेग्नेंट हुआ है और अब वांगजी का चाइल्ड उसे इतना परेशान कर रहा है। वांगजी के चाइल्ड की वजह से उसे इतने सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड वांगजी उन बातों को भी एक्सेप्ट कर लेता था क्योंकि वो सच भी था। पर वांगजी हमेशा इस बात से कंफ्यूज हो जाता था कि जब भी विंग अपने चाइल्ड से बात कर रहा होता था या हैप्पी होता था तो वो विंग का चाइल्ड था, पर जब भी विंग को मूड स्विंग्स या फिर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती थी तो वो वांग जी का चाइल्ड हो जाता था। एंड जब एक दिन वांग जी ने विंग से ये बात कही तो वो क्राई करने लगा कि वांग जी उससे और उसके चाइल्ड से प्यार नहीं करता एंड इसीलिए वो उनके चाइल्ड को अपना और तुम्हारा कर रहा है। एंड उस दिन वांगजी को एक बात समझ में आई कि जब तक विंग प्रेग्नेंट है तब तक उसे विंग से कोई क्वेश्चन नहीं करना एंड विंग जो भी बात कह रहा है वो सही है। कुछ दिनों पहले जब विंग के मदर एंड फादर उससे मिलने आए थे तो विंग के मदर उसके बेबी के लिए कुछ क्लॉथ्स लेके आई थी जो उन्होंने खुद ने बनाए थे एंड उन क्लॉथ्स को देख के विंग हमेशा इमोशनल हो जाता था और क्राई करने लगता था। एंड ये देखकर वांगजी को फाइनली उन क्लॉथ्स को उनके रूम से हटाना पड़ा ताकि विंग की नज़र उस पर ना पड़े और वो हमेशा इमोशनल होकर क्राई ना करे। एंड सिर्फ यही नहीं, विंग के और भी सारे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो गए थे। एक दिन वांगजी अपने रूम में जो ऑफिस है वहाँ पर बैठ कर वर्क कर रहा था एंड विंग एकदम से वांगजी के पास आया और उसके लैप पे बैठ के वो वांगजी के नेक पर किस करने लगा एंड फिर वो उसके रोप्स को धीरे धीरे हटाकर उसके शोल्डर पर भी किस करने लगा। एंड जब वांगजी ने विंग को किस करना स्टार्ट किया तो एकदम से विंग का मूड चेंज हो गया और वो वहाँ से चला गया। एंड इसी तरह एक नाइट में जब वांगजी सो रहा था तो उसे अपनी बॉडी पे कुछ टच फील हो रहे थे एंड जब उसकी आँख खुलती है तो वो विंग को देखता है जो कि उसके स्टमक पे बैठा था एंड उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। एंड ऑब्वियसली उसके बाद वांगजी ने वो पूरी नाइट
विंग के इमोशंस को स्टेबल करने में स्पेंड की। पर वांग जी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन सारे मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। उसकी मॉर्निंग विंग के फॉरहेड को एंड स्टमक को किस करके स्टार्ट होती थी, एंड जब वो सोने जाता था तब भी वो विंग के फॉरहेड को एंड उसके स्टमक को किस करके सोता था। एंड जब भी वांग जी के पास फ्री टाइम होता था तो वो विंग के स्टमक को कर्ल कर लेता था, एंड वो विंग के स्टमक पर किस करते हुए अपनी बेबी से बात करता था। और विंग जब भी वांग जी को उनके चाइल्ड से इस तरह बात करते हुए देखता था तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता था कि लंजा उनके चाइल्ड से कितना प्यार करता है। इसी तरह आज नाइट में जब विंग और वांग जी दोनों डिनर कर लेते हैं तो वांग जी विंग को अपनी लैप में लेके बेड पे बैठ जाता है और उसके स्टमक को वो सॉफ्टली रब कर रहा था। विंग ने अपनी आंखें क्लोज की हुई थी और अपना सर वांग जी के शोल्डर पे रखा हुआ था। वांग जी विंग के हेयर्स पर किस करते हुए कहता है कि विंग, अब हमें ये बात हर किसी को बता देनी चाहिए। विंग पूछता है क्या। वो समझ रहा था कि वांग जी किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पर फिर भी वो वांग जी से ये बात क्लियरली सुनना चाहता था। वांग जी कहता है कि विंग, अब हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किंगडम में अनाउंस कर देना चाहिए। विंग ये बात सुन के साइलेंस हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो भी ये बात किंगडम में सारे लोगों को बताना चाहता था, पर कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर वरीड था कि जब उन लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो उसे और उसके बेबी को स्ट्रेंज तरीके से ना देखने लगे, एंड कहीं वो लोग उसके बेबी को हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करें। पर फिर विंग सोचता है कि आज नहीं तो कुछ मंथ्स बाद तो हर किसी को ये पता चल ही जाएगा कि विंग प्रेग्नेंट था और उसने एक चाइल्ड को बर्थ दिया है। तो इससे बढ़िया है कि वो अपने चाइल्ड के बर्थ लेने से कुछ मंथ्स पहले ही लोगों को ये बात बता दे, जिससे वो लोग इस बात को लेके मेंटली प्रिपेयर हों और उसके चाइल्ड को बर्थ लेने के बाद स्ट्रेंज तरीके से ना देखें। एंड विंग यही बात सोच के वांग जी की बात से एग्री कर जाता है और वांग जी कहता है कि वो कल ही कोर्ट में विंग की प्रेगनेंसी के बारे में अनाउंस करेगा, एंड कल विंग भी उसके साथ कोर्ट में चलेगा। एंड जब उन लोगों की सारी बातें फाइनल हो जाती हैं तो वांग जी रोज की तरह विंग के फॉरहेड पर एंड स्टमक पे किस करता है एंड उसको कडल करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी दोनों कोर्ट जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वांग जी आज ट्रेनिंग के लिए नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और वो विंग को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। एंड जब वो दोनों फाइनली रेडी हो जाते हैं तो वांग जी विंग को बैक हग करता है और उसके हेयर्स पर किस करते हुए कहता है, विंग, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे और हमारे बेबी के साथ हूँ। ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है। उसे ऑलरेडी पता था कि आज कोर्ट में भले ही कुछ भी हो, उसका लंजा हमेशा उसके और उसके बेबी के साथ है। एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रूम के बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वैली, वैनुआ और यूनहाओ हमेशा की तरह उनका वेट कर रहे थे। जब वैली और वैनुआ को पता चला कि आज विंग भी कोर्ट अटेंड करने वाला है तो उन लोगों ने ऑलरेडी गैस कर लिया था कि आज कोर्ट में विंग और वांग जी विंग की प्रेगनेंसी के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। एंड वो दोनों हर तरीके से प्रिपेयर थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिनके बारे में उन लोगों ने ना सोचा हो तो किस तरह उन्हें विंग को और उसके चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, फिजिकली भी एंड इमोशनली भी। इसके बाद वो सारे लोग कोर्ट में एंटर होते हैं। आज वहाँ पर फॉर्मल किंग एंड क्वीन और साथ साथ में कॉन्क्यूवाइन हान और कॉन्क्यूवाइन सू भी थी। उन लोगों को भी मॉर्निंग में ही मैसेज मिला था कि उन्हें आज कोर्ट अटेंड करना है क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या हो सकती है। मतलब जनरल और
फॉर्मर किंग एंड क्वीन को छोड़ के, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था। कोर्ट में एंटर होने के बाद वांग जी एकदम आराम से विंग को थ्रोन के पास ले जाता है और उसके बैठने में हेल्प करता है। एंड उसके बाद कोर्ट स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद वांग जी अनाउंस करता है कि कुछ टाइम बाद उनका प्रिंस या प्रिंसेस आने वाला है। ये सुनते ही सारे मिनिस्टर्स कॉन्क्यूबाइन सू और कॉन्क्यूबाइन हान की तरफ देखने लगते हैं, जो कि खुद शौक के साथ एक दूसरे को देख रही थीं और यही सोच रही थी कि आखिर ये कब हुआ और उन्हें पता कैसे नहीं चला। जब वांग जी ये नोटिस करता है कि उसके कोर्ट के सारे मिनिस्टर्स और स्कॉलर्स कॉन्क्यूबाइन सू और कॉन्क्यूबाइन हान की तरफ देख रही हैं, तो वो फिर से अनाउंस करता है कि एम्प्रेस प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर कोर्ट में जितने भी लोग थे वो वांग जी को शौक के साथ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर उन लोगों के कान ने वर्क करना बंद कर दिया है। पर जब वो लोग एक दूसरे के शॉक्ड एक्सप्रेशन देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वांग जी ने जो कहा उन लोगों ने वही सुना था। एंड फिर वो लोग उसी शॉक आइज के साथ विंग के स्टमक को देखने लगते हैं। विंग को इतने सारे लोगों के स्टेयर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनईजीनेस फील हो रही थी। एंड वो वांग जी का हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जब वांग जी को फील होता है तो उन सारे मिनिस्टर्स की तरफ देखता है। एंड जब वो उन सब लोगों को विंग के स्टमक की तरफ देखते हुए देखता है तो तुरंत उसके आगे जो टेबल थी उस पर अपना हाथ जोर से मारता है। एंड सारे लोगों का टेंशन वांग जी की तरफ जाता है। एंड वो लोग तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। एंड इसके बाद वैनली और वैनहुआ सामने आती हैं और बताती हैं कि विंग 4.5 मंथ्स प्रेग्नेंट है। यूनहाओ, जो कि अभी भी शॉक में था, वो शॉक के बाहर आता है। पहले तो उसे भी इस बात पर बिलीव नहीं हुआ, पर फिर वो सोचता है कि आखिर वांग जी और विंग ऐसा मजाक क्यों करेंगे। एंड अब उसे समझ में आता है कि विंग जो इतने दिनों से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था और जो उसका वेट गेन हुआ है वो किस वजह से था। एंड इसके बाद वो वांग जी और विंग को कांग्रेट्स करता है। एंड जनरल और फॉर्मल किंग एंड क्वीन भी उन लोगों को सबके सामने कांग्रेट्स करते हैं। एंड फिर कोर्ट में सारे लोग जो अभी भी शॉक में थे वो भी शॉक के बाहर आते हैं और धीरे धीरे वांग जी और विंग को कांग्रेट्स करते हैं। उन सारे मिनिस्टर्स को अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, पर उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को क्वेश्चन करें, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि जो भी पर्सन आज तक विंग के खिलाफ गया है उनके साथ क्या हुआ है और वो लोग अपना फ्यूचर वैसा नहीं चाहते थे। उस अनाउंसमेंट के साथ कोर्ट ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद वांग जी विंग को एकदम आराम से कोर्ट के बाहर लेके जाता है। जब विंग वांग जी और फॉर्मर किंग एंड क्वीन कोर्ट के बाहर चले जाते हैं तो कुछ लोग जो कि अभी भी मिनिस्टर सू के साथ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही विंग एम्प्रेस बन गया है पर इस थ्रोन का जो नेक्स्ट आयर है वो कॉन्क्यूबाइन सू देगी, वो तुरंत जनरल के पास जाकर उन्हें कांग्रेट्स करने लगते हैं, क्योंकि अब तो जो थ्रोन का नेक्स्ट आयर था वो भी एम्प्रेस देने वाली थी। इस अनाउंसमेंट को सुन के सबसे ज़्यादा शॉक में कॉन्क्यूबाइन सू और मिनिस्टर सू थे। जब कॉन्क्यूबाइन सू अपने चैम्बर्स में पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी। उसने सोचा था कि अब उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्क्यूबाइन हान है, इससे वो कुछ ना कुछ करके इस पैलेस के बाहर निकाल देगी। और अगर वो विंग को पैलेस के बाहर नहीं भी निकाल पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एम्प्रेस रहेगा। और जब कॉन्क्यूबाइन सू वांग जी को इस थ्रोन का हायर देगी तो उसकी पावर अपने आप विंग से ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है कि शायद जब उसका सन क्राउन प्रिंस बने तो विंग को डिथ्रोन कर दिया जाए एंड उसे एम्प्रेस बना दिया जाए। पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि विंग खुद भी प्रेग्नेंट हो सकता है, और अगर उसका चाइल्ड सन हुआ और उसे क्राउन प्रिंस बना दिया गया तो कॉन्क्यूबाइन सू क्या करेगी। ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने रूम में रखा हुआ
सारा सामान तोड़ रही थी। पर फिर वो सोचती है कि ऐसा गुस्सा आने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसे विंग या फिर उसके होने वाले चाइल्ड के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड उसके माइंड में एक आइडिया आता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्क्यूबाइन सू नेक्स्ट डे कॉन्क्यूबाइन हान से मिलने जाती है, जो कि कॉन्क्यूबाइन सू को अपने चैम्बर में देख के बहुत ज़्यादा शॉक थी। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉन्क्यूबाइन सू उससे पर्सनली मिलने आएगी। पर जब कॉन्क्यूबाइन सू अपनी नेक्स्ट बात कॉन्क्यूबाइन हान से कहती है तो वे सुन के और भी ज़्यादा शॉक होती है। कॉन्क्यूबाइन सू कॉन्क्यूबाइन हान से कहती है कि अगर उन दोनों को इस पैलेस में रहना है तो उन्हें विंग या फिर उसके होने वाले चाइल्ड को हमेशा के लिए उनके रास्ते से हटाना होगा, वरना उन दोनों का हाल भी कॉन्क्यूबाइन चैन या फिर कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग की तरह होगा। कॉन्क्यूबाइन हान को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉन्क्यूबाइन सू उससे कहती है कि उसे बस इतना करना है कि कॉन्क्यूबाइन सू से जो फ्रेगनेंस देगी, जो कि कोई भी प्रेग्नेंट पर्सन स्मेल करने के बाद डिज़ी फील करने लगेगा, उसे उस फ्रेगनेंस को विंग के चैम्बर में लेके जाना है। एंड जब विंग डिजीनेस फील करने लगेगा तो कॉन्क्यूबाइन हान को उसे इंसिस्ट करना है कि वो फ्रेश एयर में जाके वॉक करे। एंड जब उनके प्लान के अकॉर्डिंग विंग फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए गार्डन में जाएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी कॉन्क्यूबाइन सू के लॉयल गार्ड्स होंगे जो कि उस पर अटैक कर देंगे। कॉन्क्यूबाइन हान ये सुनने के बाद पूछती है कि और अगर वो लोग पकड़े गए तो? ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन सू स्माइल करती है और कहती है कि वो उसके फादर के लॉयल गार्ड्स हैं, वो पकड़े नहीं जाएंगे और अगर पकड़े भी गए तो वो भले ही अपनी जान दे देंगे लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। ये सब सुनने के बाद फिर कॉन्क्यूबाइन हान पूछती है कि मेरा ये सब करने में क्या फ़ायदा है। कॉन्क्यूबाइन सू कहती है कि अगर विंग को वो दोनों अपने रास्ते से हटा देंगी तो इस पैलेस में सिर्फ वही दोनों बचेंगी और उनमें से जो पहले वांगजी के चाइल्ड को बर्थ देगा वो एम्प्रेस बनेगा। एंड वो दोनों कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी चाल नहीं चलेंगी। एंड कॉन्क्यूबाइन सू अपने फादर से कह के कॉन्क्यूबाइन हान के फादर की पोजीशन को कोर्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पर कॉन्क्यूबाइन हान अभी भी इस बात से एक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस प्लान में कोई भी मिस्टेक हुई एंड कोई भी पकड़ा गया तो सारा ब्लेम उसी पर आएगा, क्योंकि कॉन्क्यूबाइन सू ने तो इस प्लान में कुछ भी नहीं किया। जो कुछ करेगी वो कॉन्क्यूबाइन हान करेगी। इसीलिए कॉन्क्यूबाइन हान कॉन्क्यूबाइन सू को मना करने वाली थी, पर इससे पहले कि वो कॉन्क्यूबाइन सू को मना कर पाती, कॉन्क्यूबाइन सू अपने रोप्स में से कुछ पेजेस निकालते हैं, मतलब गैस उस टाइम पर जो भी पेजेस चलते थे उस टाइप के, और वो कॉन्क्यूबाइन हान को दे देती है। कॉन्क्यूबाइन हान उस रिपोर्ट को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, पर फिर वो उस रिपोर्ट को रीड करने लगती है एंड शॉक हो जाती है। उस रिपोर्ट में उसके फादर के क्राइम के बारे में लिखा था, पर वो कॉन्क्यूबाइन सू से कहती है कि मेरे फादर ने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया और ये सारे क्राइम जो उनके नाम पर है वो सब झूठ है। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन सू लाफ करने लगती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर ये प्रूफ कौन करेगा कि तुम्हारे फादर इनोसेंट हैं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मेरे फादर इस रिपोर्ट को कोर्ट में हिज मजेस्टी के सामने पेश करेंगे एंड तुम्हारे फादर को क्रिमिनल प्रूफ कर देंगे। एंड उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फादर के साथ क्या होगा। ये सब सुनकर कॉन्क्यूबाइन हान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कॉन्क्यूबाइन सू ऐसा कुछ करेगी। वो उसे अपने प्लान में शामिल करने के लिए डायरेक्टली उसके फादर एंड उसकी फैमिली पर अटैक करेगी, जिससे कॉन्क्यूबाइन हान बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उन्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद कॉन्क्यूबाइन सू अपने रोब्स में से एक बोतल निकालती है और कॉन्क्यूबाइन हान को दे देती है और कहती है कि इसमें वो फ्रेगनेंस है, तुम्हें हिज मजेस्टी के रूम में जाने के बाद
इस पोर्टल को ओपन करना है और इसकी स्मेल आते ही एम्प्रेस डिजीनेस फील करने लगेंगी। एंड उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में जो फाइल है, ऐसी सेम फाइल मेरे फादर के पास भी है एंड तुम्हें पता है उसके आगे क्या होगा। एंड ये कहने के बाद कॉन्क्यूबाइन सू उस फाइल को एंड उस पोर्टल दोनों को कॉन्क्यूबाइन हान के हाथ में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कॉन्क्यूबाइन सू ने कॉन्क्यूबाइन हान को 3 दिन का टाइम दिया था ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर उसे क्या करना है, विंग पर अटैक करना है या फिर अपनी पूरी फैमिली एंड उसके फादर को डेंजर में डालना है। एंड कॉन्क्यूबाइन हान ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। भले ही उसकी जान चली जाए पर वो अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने देगी। एंड इसीलिए कॉन्क्यूबाइन हान अपने एक सर्वेंट को, जिस पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, उसे कॉन्क्यूबाइन सू के पास भेजती है कि वो उसकी बात मानने के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। और अभी इस स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट रह गया है जो कल ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग आगे किस टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं वैसे ही कोई स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। एंड आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी थी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।